Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं ICARI टेक्नीशियन के लिए जो आपकी सोशल साइंस की क्लास चल रही है और इसमें हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने लग रहे हैं। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सेकेंड क्लास है और सोशल साइंस की आपकी सिक्स्थ क्लास है। ठीक है, तो आई होप आपने इससे पहले की सारी क्लासेस कर ली होंगी। और एक बात याद रखना, जितनी भी क्लास करा रहा हूँ ना उसमें हर एक क्लास में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी बात कि मैंने आपको अभी कमेंट सेक्शन में जाओगे तो उसमें मैंने 2 वीडियोस के लिंक पिन किए हुए हैं, वो आपको इकोनॉमिक्स की देखनी ही देखनी है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने करा रखे हैं। ठीक है, क्या है उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए हुए हैं और उसके साथ बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, और ओनली 2 ही वीडियोस हैं तो उनको ज़रूर कर लेना, वहां से क्वेश्चन एनी हाउ गिरेगा। ठीक है, तो उनको आपको करना ही है कैसे भी। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। और ये आपका डेवलपमेंट हमने देखा था, डेवलपमेंट की क्लास है और अब आप पेन और पेपर लेके बैठ ही जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको कई सारे यहाँ पे क्या दिखाए, एस्पेक्ट्स दिखाए कि भाई डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे क्या अलग अलग डेफिनेशन होती है इसकी अलग अलग लोगों के लिए। फिर डेवलपमेंट अगर हम नेशनल लेवल पे देखते हैं तो उसमें सिर्फ इनकम के बेसिस पे तो नहीं देखा जा सकता, और भी कई सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पे इंक्लूड करके देखने होते हैं। बट स्टिल इनकम का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे कि हमें पता चल पाता है कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार 3-4 चीज़ें और देखते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जो आपका अटेंडेंस रेशियो है, नेट अटेंडेंस रेशियो, वो क्या उसका फ़र्क पड़ता है। देन आपका चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट का फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। इसलिए जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनको हम अभी भी डेवलप्ड नहीं बोलते, जबकि उनके पास इनकम बहुत सारी है, उनके पास पैसा काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। तो पैसा तो काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे कई सारे जो ये फैक्टर्स हैं उसमें वो पीछे रह जाते हैं, इसलिए हम उनको डेवलप्ड नहीं बोलते हैं। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें? नाउ अब हम डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ी बातें करेंगे, फिर हम बात करेंगे जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है हमारे इंडिया में, वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं। लेकिन सेक्टर्स जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा उससे पहले आपको ये दोनों जो मैंने ऊपर वीडियोस बताई हैं वो आपको एनी हाउ देखनी ही देखनी है। मैंने टेलीग्राम पे भी आपको 1-2 दिन पहले उनकी लिंक शेयर की थी, तो आपको वो भी देखना है। और अभी इसके कमेंट सेक्शन में आप देख लेना, तो वो दोनों वीडियो सेम ही पिन की हुई हैं, तो उन दोनों को आपको देख के ही ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे आना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। अब देखो, हमने ये सब देख लिया था, ये सब मैंने आपको अभी क्रिस्प मैनर में बता ही दिया है। नाउ यार हम आगे बढ़ते हैं। आपको अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको टू लिव वेल, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, टू लिव वेल। तो इसका आपको क्वेश्चन क्या होगा कि टू लिव वेल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और उसमें एक ऑप्शन आपके पास होगा मनी। अब इस मनी को देख करके कई बच्चे इस पे क्या कर देते हैं, टिक करके आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी गई है, जो एक क्रक्स है ना इकोनॉमिक्स का, डेवलपमेंट का क्रक्स है, उसमें आपको मैंने कल भी समझाया था कि डेवलपमेंट का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि उनको रिस्पेक्ट मिले। हमने जो सोशल साइंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली क्लास में पढ़ा था कि उनके पास जो अपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, उसको हटाने के लिए उनको इक्वलिटी मिल जाए, उनके लिए वही एक डेवलपमेंट की डेफिनेशन निकल के आ रही थी, है ना। तो रिस्पेक्ट मिले, इक्वलिटी मिले, और गर्ल्स को जेंडर इक्वलिटी हो, है ना, गर्ल्स को बॉयज़ के इक्वल ट्रीट किया जाए। अच्छा, जब भी मैं जेंडर इक्वलिटी वर्ड का यूज़ करता हूँ ना, तो लोगों के दिमाग में बस यही शब्द आता है कि यहाँ पे क्या हो कि हम इमेंसिपेशन, यानी कि जो वुमन का, बस ये एक शब्द आता है कि भाई वुमन को हमें पावर देनी है। लेकिन इस जेंडर इक्वलिटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम वुमन को टारगेट कर रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि जो मैन है और जो वुमन है वो दोनों ही इक्वल हो। ऐसा ना हो कि भाई मैन का भी यहाँ पे हरेसमेंट हो जाए या फिर एक्सप्लॉइटेशन हो जाए। जेंडर इक्वलिटी में ये हमारी संकीर्ण मानसिकता है, हमारी नैरो जो माइंडसेट है, वो हमें बताता है कि हम वुमेन को ही हमेशा देख रहे होते हैं कि इनको ही जेंडर इक्वलिटी मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है मैन और वुमेन दोनों ही यहाँ पे इक्वल होंगे, और यहाँ पे जेंडर का कोई ऐसा इश्यू नहीं पड़ेगा कि भाई इनकम जो है, इनकम के बेसिस में अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में मैन और वुमेन दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे। जब दोनों इक्वल रूप से कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों को इक्वल पे मिलेगा, तब वो क्या होगी, जेंडर इक्वलिटी होगी। दोनों इक्वली सेफ होंगे, इक्वल राइट्स होंगे। ठीक है ना, ये चीज़ कहलाती है आपकी जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको एमसीक्यूज में किसी भी तरीके से दिख सकती हैं। ठीक है,
और इवन जब कोई बहुत बड़ी बीमारी आती है तो उसमें आपका मनी का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अभी आपने देखा कोरोना वायरस आया, जिसे कि हम कोविड-19 बोलते हैं ऑफ़िशियली। तो ये कोविड-19 वायरस ने सबको इफ़ेक्ट किया। ये नहीं देखा किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है। डेथ्स इक्वल हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा कि यहाँ पे लोगों के लिए लोगों के पास मनी पहुँचाना ज़रूरी नहीं था। मैं अगर आपसे बात करूँ, सपोज़ करो एक कंट्री है, ये कंट्री ए है। समझते जाना ध्यान से, यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उठते हैं। ये कंट्री बी है, इस कंट्री ए के पास बहुत सारा पैसा है, हर बंदा 100-100 रुपए लेके घूम रहा है। इस कंट्री बी में हर बंदा 20-20 रुपए लेके घूम रहा है, लेकिन इनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है भाई? इनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और एक मैं बहुत ही अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, पीडीएस, ठीक है ना? याद रखना पीडीएस, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है पीडीएस। तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि लोगों तक पहुंचाने के लिए जो सेवाएं हैं वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत अच्छे से हो पा रही हैं। इस कंट्री में पीडीएस सिस्टम भी बहुत अच्छा है, यानी कि लोगों तक जो सेवाएं गवर्नमेंट देना चाहती है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत अच्छा है। तो जब कोविड-19 आया तो इन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इन लोगों की इकोनॉमी गिर जाएगी एज कंपेरिजन टू कंट्री बी। भले इनके पास पैसा कम है, काफ़ी कम है पैसा, लेकिन इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री कौन सी होगी? बी वाली होगी, क्योंकि इस केस में तो कंट्री एक ही इकोनॉमी पूरी धराशायी हो जाएगी। अब आप समझ पा रहे हो कि हम मिडिल ईस्ट को क्यों नहीं बोलते कि वो डेवलप्ड है। क्लैरिफाइड हो गई हैं क्या सारी चीजें? चलो, अब इसी को देखते हुए जब देखा गया ना कि यार बस इनकम के बेसिस पे जो हम देख रहे थे अभी तक, पर कैपिटा इनकम देख रहे थे, इनकम में ही हम देख रहे थे कंट्री की इकोनॉमी कितनी है, फिर हम गए कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो इन सभी चीज़ों से काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे फिर पिक्चर में आता है आपका यूनाइटेड नेशंस। देखो अब कौन सा यहाँ पे आपका पिक्चर में आया? ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना? क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये सभी चीज़ें एनसीईआरटी में है, तो इनका सब कुछ याद रखना है आपको, ठीक है? जितना भी डेटा बताऊंगा। तो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये डेवलप किया गया यूएनडीपी। इसको क्या बोलते हैं? यूएनडीपी। ये मैंने यूपीडीपी लिख दिया, वेट अ सेकेंड। देखो क्या हो गया? यूएनडीपी। इसने एक इंडेक्स स्टार्ट किया कि हर कंट्री का हम क्या करेंगे कि लोग किस तरीके से जी रहे हैं, यानी कि लोगों का लिविंग क्वालिटी कैसा है। क्या यहाँ पे मैंने जो फैक्टर्स बताए, इक्वालिटी को देखेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो देखेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, आपका जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ये जो आपका यूएनडीपी था, इसने 170 कंट्रीज में, अभी अगर मैं आज के टाइम बात करूँ तो यूएनडीपी की प्रेजेंस जो है वो 170 कंट्रीज में है, लेकिन ये लिस्ट बनाता है 181 कंट्रीज की, ठीक है ना? तो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज का ये क्या करता है, हर मीटर पे, यानी कि उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका पीडीएस कैसा है, वहां पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लोग किस तरीके से जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल कैसा है उनका, उन सभी फैक्टर्स को मेजर करके ये क्या बनाता है? एचडीआई रिपोर्ट बनाता है, ठीक है ना? क्या बनाना इसने स्टार्ट कर दिया? एचडीआई रिपोर्ट। एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इसने क्या कर दिया भाई? बनाना स्टार्ट कर दिया। अब बातें आपके दिमाग में घुस रही हैं क्या कि किस तरीके से ये चीजें आप अभी रटते होगे, जीके में एचडीआई रिपोर्ट रट रहे हो, कहीं ये रट रहे हो, इसका जरूरत हमें कहाँ से आन पड़ी, है ना? ये चीजें समझनी जरूरी है। अब ये यूएनडीपी आपसे ये भी पूछ सकता है कब स्टार्ट हुआ, तो 1965 में स्टार्ट हुआ। आज के टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो ये एडिशनल चीजें हमने देख ली। अब देखो एचडीआई रिपोर्ट की बात करते हैं। और आज के टाइम पे ये अभी जो रिसेंट डेटा हुआ था, इसमें 181 भी नहीं, 189 कंट्रीज का डेटा इसने उठाया हुआ है, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सबका ही डेटा ये उठाती है। उस बेसिस पे फिर यहाँ से क्लासिफाई किया जाता है कि भाई अब ये डेवलप्ड कंट्री है, ये नहीं है। अब समझ में आ रहा है कैसे पता चलता है? इसके लिए पूरा का पूरा एनालिसिस होता है ना? तो देखो, जो लिखा रहा हूं ना अभी, उसको बिल्कुल याद रखना है कि एचडीआई में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखता है ये क्या क्या है। तो जो रिपोर्ट ये बनती है किस किस बेसिस पे? पहला बनता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लोग कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, कितनी उम्र तक है, ये सब इसमें देखा जाता है। फिर कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि नॉलेज के लिए एक्सेस कितनी है इस पर्टिकुलर देश में लोगों के पास, यानी कि ज्ञान कितना ज़्यादा है, ज्ञान तक एक्सेस कितनी है। देखो क्या हो कि ऐसा ना हो किसी कंट्री में कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन आम आदमी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ तक एक्सेस भी होनी चाहिए, है ना? ये वाला यहाँ पे एक पैरामीटर देखा जाता है। फिर देखते हैं ये डिसेंट लेवल ऑफ
डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना। जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है जो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि एचडीआई किस पे डिपेंड होता है, यानी कि कौन से फैक्टर्स को देखता है। तो ये मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया। देन ये सिर्फ एचडीआई को बनाने के लिए इस रिपोर्ट के अंदर ये कुछ और छोटी छोटी रिपोर्ट भी रहती हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट इसमें होती है आपकी क्या बोलते हैं उसको, अरे यार क्या है, IHDI है ना। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे जगह ही नहीं बचेगी नहीं तो। देखो, और छोटी छोटी सी रिपोर्ट कौन कौन सी इस HDI के अंदर होती हैं, क्योंकि ये जो HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सभी को मिला करके हर किसी का पॉइंटर बनाते हैं ये। जैसे कि अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं आपसे इंडिया की, तो इंडिया रैंक करता है 131 पे आउट ऑफ 189 कंट्रीज। टॉप पे कौन सी कंट्री है, नॉर्वे है। और ये जो डेटा है ये आपका लास्ट टाइम आया था दिसंबर 2020 में, ठीक है। तो ये याद रखना, दिसंबर 2020 का डेटा है, एचडीआई में इंडिया की रैंक 131। अच्छा, नॉर्वे टॉप पे है, और जो इंडिया है, इंडिया को बोलते हैं, इंडिया की रैंक क्योंकि 131 है, और जो जितनी भी कंट्री 120 से लेके 154 की रैंक में होती हैं, इन कंट्रीज को क्या बोला जाता है इस इंडेक्स के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तो जो भी कंट्रीज की रैंक कितनी होगी, 120 से 156 होगी, उनको क्या बोल देंगे, मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। यानी कि वो भी डेवलपिंग फेज में है और उनके जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मीडियम टाइप का है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक इवन 3 नंबर से गिर भी गई है 2019 के कंपैरिजन में। पहले इसकी रैंक 128 हुआ करती थी। तो देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा था, एचडीआई के अंदर और छोटी छोटी रिपोर्ट्स कौन होती हैं, 4 रिपोर्ट और आती हैं, उनके भी नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एचडीआई के अंदर जो और रिपोर्ट्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो पहली होती है IHDI। क्या होती है भाई, IHDI, इसे बोलते हैं इन इक्वालिटी एडजस्टेड। अब मैंने आपसे बोला था ना कि इक्वालिटी भी होनी चाहिए, ये भी देखते हैं ये लोग। तो एक छोटी सी इनके अंदर रिपोर्ट होती है एचडीआई के अंदर ही, इन इक्वालिटी एडजस्टेड, एडजस्टेड। अब एचडीआई का फुल फॉर्म बता चुका हूं, 2-3 बार लिख लेना इसे। दूसरा वाला जो इसकी रिपोर्ट होती है इसी के अंदर, वो होती है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। मैंने बताया था ना जेंडर इक्वालिटी देखना चाहिए, तो जेंडर डेवलपमेंट कितना क्या हो रहा है, जेंडर डेवलपमेंट। अच्छा, जेंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने एक वर्ड बताया जेंडर इक्वलिटी, मैन वुमेन दोनों को देखेंगे। जेंडर डेवलपमेंट का मतलब है, सपोज करो ये एक लेवल है डेवलपमेंट का, यहाँ पे मैन अभी यहाँ पे स्टैंड करते हैं, वुमेन यहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी डेवलपमेंट होने के लिए कौन सा जेंडर नीचे है, तो वुमन है, तो वुमन के डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया गया वो इसमें देखेंगे। अब ये कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर सपोज करो किसी कंट्री में वुमन यहाँ पे है और मैन यहाँ पे है, तो हमें मैन को ऊपर उठाना होगा। उस पर्टिकुलर जेंडर के लिए जो भी डेवलपमेंट का काम किया जाएगा उसे क्या कहते हैं, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि दो जेंडर के बीच में कोई भी खाई ना हो, दोनों कहीं ना कहीं इक्वलिटी पे स्टैंड कर रहे हो। बात समझ पा रहे हो, मैन वुमन का अंतर नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे तो वुमन का ही यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है, तो उनको ही हम एमेंसिपेट करते हैं, उनका ही हम क्या करते हैं, उनको एमेंसिपेशन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं इसे, एक टाइप से फ्रीडम बोलते हैं एमेंसिपेशन को, ठीक है ना, कि फ्रीडम मिले उनको, हर किसी चीज़ से कोई बंधन ना रहे। तो ये होता है आपका GDI। देन इसके अंदर जो तीसरा वाला रिपोर्ट आती है छोटी सी, वो आती है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII। ये मैंने क्या बताया, जेंडर डेवलपमेंट। फिर आता है जेंडर इनइक्वालिटी की दोनों जेंडर के बीच में इनइक्वालिटी कितनी है, ठीक है। याद रखना ये दोनों बातें अलग अलग होते हैं, GDI और GII। देन यहाँ पे 4th नंबर पे आ जाता है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये भी आप लोगों को यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सुन के दिमाग में क्या आ रहा है, जो आ रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। पॉवर्टी सुन के आपके माइंड में हमेशा यही आता है ना कि आदमी गरीब होगा या नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने अभी तक आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। मैंने आपको कल इंक्लूसिव का मतलब बताया था। ये जो वर्ड्स है ना यार, ये बहुत ही बढ़िया वर्ड्स हैं। इवन इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक अपने आप में बहुत ही वास्ट चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको कल इसका मतलब भी समझाया है। ना मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, इसमें एक फैक्टर मनी है, चलो मान लिया मनी से पॉवर्टी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2-3 फैक्टर और होते हैं। एक होता है आपका इसमें रिस्पेक्ट का, एक होता है इसमें आपका इन्वायरमेंट का, कि इन्वायरमेंटली कहीं आप गरीब तो नहीं हो। अब जैसे मैं दिल्ली वालों की बात करूं, तो दिल्ली वालों के पास भाई हवा ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है उनके पास ज़्यादा अच्छी। थोड़ा सा अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ तो हवा लेने के लिए तरस जाते हैं, घर के अंदर रहना पड़ता है। तो ये भी उनकी क्या है, पॉवर्टी है, वो गरीब है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है।
तो ये भी आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आता है। आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है, कहाँ कहीं पे लोगों की, वुमेन्स की इज्जत नहीं की जाती है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब है, तो ये भी उनकी पॉवर्टी है कि वो उस तरीके से रह ही नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से एक आम आदमी को रहना चाहिए। जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं वो मनी के रिस्पेक्ट में तो गरीब है ही सही, लेकिन कहो उनके पास मनी भी आ जाए, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल बहुत कम है। अगर आपके पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, आप एजुकेटेड नहीं हो, इलिटरेट हो, तो वो भी क्या है, पॉवर्टी में आएगा। भले आपके पास हजारों करोड़ भरे पड़े हो, लेकिन आप एजुकेट ही नहीं हो, तो ये भी आपकी क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी है। आई होप मैं आपको ये एस्पेक्ट अब समझा पा रहा हूँ। आपका दिमाग ना बहुत खोलने की जरूरत है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स ना, जो आप समझते हो कि बस इतना कर लो इतना कर लो, ये बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लैरिफाइड हो गया होगा। तो ये पूरी कहानी है हमारी एचडीआई की, कैसे यूएनडीपी डेवलप हुआ और क्यों ये हमने डेवलपमेंट को पढ़ा। अब आपके दिमाग में सारी चीज़ें यार घुसती जा रही होंगी कि यूएनडीपी क्यों फॉर्म हुआ, क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, और इन्हीं सब एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए एचडीआई में इतने सारे फैक्टर्स को देखा जा रहा है। ये तो मेन फैक्टर्स है जो मैंने आपको बताया, एग्जाम में आपके गिर सकते हैं या फिर आ सकते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें और एनसीईआरटी में गिवन है, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा भी चीज़ें बता दी हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। कुछ डेटा लिखा रहा हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से लिख लेना, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये डेटा, मैं आपको अपडेटेड डेटा ये लिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो रैंक तो मैंने बता दी इंडिया की, और कुछ डेटा है जिसमें कि आपका ग्रॉस नेशनल इनकम, ये जो जीएनआई होता है इसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं। ये फुल फॉर्म्स भी थोड़े से याद रखना, क्योंकि आपका 10th लेवल का एग्जाम है, क्या पता फुल फॉर्म ही पूछ लें। एंड ये पर कैपिटा, ठीक है ना, क्या है, पर कैपिटा, यानी कि एक बंदे के पास ग्रॉस नेशनल इनकम का कितना हिस्सा है। तो ये है इंडिया में आज के टाइम पे 6,681 $, ठीक है ना, डॉलर। ये कैसा है, आपका पर एनम का है। मैंने आपको ये कल भी बताया था, 6681 पर एनम से ज़्यादा एक बंदा इंडिया का कमा रहा होता है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिया में कितनी है अकॉर्डिंग टू एचडीआई, तो ये है आपकी 69.7, ठीक है ना, कितनी है, 69.7। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, और ये मैंने आपको जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, पहला मैंने क्या बताया था, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का मतलब ही ये है, उसमें ही देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि आम आदमी एक 69.7 ईयर्स तक जी लेता है। जबकि अगर मैं यहीं पे आपसे कंपैरिजन करूं, पूरा साउथ एशिया का जो हमारा एवरेज है वो है 69.9, तो हम एवरेज से भी नीचे हैं अभी। यानी कि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, या फिर हम जो चीज़ें खा रहे हैं, या फिर हमारे पास जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो काफ़ी ख़राब हैं। समझ पा रहे हो उस चीज़ को। देन दूसरा फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेस टू नॉलेज। तो इसमें तीसरे आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है। एक्सेस टू नॉलेज में आपका आ जाता है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया, ऑफ स्कूलिंग स्कूलिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कितने साल तक एक आम बच्चा जो है वो स्कूल जाता है। बेसिकली ये मीन होता है इसका, है ना, यानी कि एवरेज निकाल के हम बात करते हैं टोटल में कितना। जैसे कि सपोज करो एक बच्चा 2 साल तक गया, एक बच्चा 5 साल तक गया, एक बच्चा कहो 22 ईयर्स तक गया, तो हम सबका एवरेज निकाल के जो बात करते हैं वो आपका निकल के आता है इंडिया का 12.2 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि अभी इंडिया का जो एक अगर हम कंपैरेटिवली बात करें हर एक बच्चे की, तो इंडिया में 12.2 ईयर्स तक हर एक बच्चा स्कूल जाता है। बट इंडिविजुअली डेटा डिफर कर सकता है, ये हमने एवरेज निकाला हुआ है एचडीआई में। तो ये किसके अंदर आ गया, ये आ जाता है एक्सेस टू नॉलेज वाला जो मैंने फैक्टर बताया था, ठीक है ना, एक्सेस टू नॉलेज। ओवरऑल जो फिर इंडिया की रैंक निकल के आती है इन सभी चीज़ों को देखते हुए, वो आती है 131 आउट ऑफ कितनी कंट्रीज, 189 कंट्रीज। तो आई होप आपको अब क्लैरिटी आ गई होगी। इवन ये जो डेटा है आपका, ये पुराना डेटा एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने आपको अपडेटेड लिखा दिया है। तो आई होप ये सब चीज़ें आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अब अगला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है। अब हमने देखा यार डेवलपमेंट करना है, सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। डेवलपमेंट कितने प्रकार का होता है ये भी देख लिया, इक्वलिटी है, ये सब चीज़ें देख ली। फिर हमने कहा यार अगर डेवलपमेंट करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। अब ये जो सस्टेनेबल वर्ड है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, कि भाई डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, तो ये होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने सुना भी होगा कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले हुए हैं, एसडीजीज निकाले हुए हैं। तो ये चीज़ भी यहीं से निकली है। जब हमने डेवलपमेंट को समझ लिया कि क्या होता है, उसकी रिपोर्ट्स को हमने ऑब्जर्व किया, तब हमने अपने निकाले कि हमारा डेवलपमेंट कैसा हो। तो अब आपको पहले तो ये समझना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ना। चलो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, यानी कि बेसिकली ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है ये एक, ठीक है ना। अब किसके लिए है, तो डेवलपमेंट करने के लिए है ना, टू अचीव ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि हमें डेवलप करना है, ठीक है यार, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्रिंसिपल है, यानी कि एक नियम है, यानी कि इसमें कुछ बातें बताई गई हैं जो कि क्या है आपका, जो कि क्या इंश्योर करेंगी, है ना। तो वाइल वाइल थोड़ा सा नीचे आता है, वाइल सस्टेनिंग, यानी कि वहां जबकि हम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट करें, यानी कि हम अपने गोल्स को अचीव करें, तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है, सस्टेन करना है द एबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको भी हमें क्या करना है, सस्टेन करके रखना है। ऐसा ना हो कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा शांति रखो 2 मिनट, ठीक है ना। इकोसिस्टम सर्विसेज ऑन विच द इकोनॉमी एंड सोसाइटी डिपेंड्स, है ना, इकोनॉमी एंड सोसाइटी डिपेंड्स। तो अब यहाँ पर आप बात को समझना मेरी बड़े ही ध्यान से, मैंने आपको भी ऊपर इस पे आएंगे, डेफिनेशन पे भी आते हैं, पहले आपको थोड़ा सा पिक्चर बनाता हूँ आपके सामने एक। मैंने आपको ऊपर बताया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। अब सपोज करो ये एक कंट्री ए है, ये एक कंट्री बी है। अगर हम इंडिया की ही बात करें, हमारे पास कितना परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, बताओ फटाफट से। तो ये है 17.7%। ध्यान देना, 17.7% पॉपुलेशन है, और पूरी दुनिया का पानी पता कितना है अपने पास, 0.4%। ठीक है। तो अगर अब हम पानी की बात करें, अगर हमें इन 17.7% लोगों का डेवलपमेंट कराना है, तो अगर हम बिना सोचे समझे इस पानी को यूज करेंगे ना, तो ये पानी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसमें से सोचो कितना है, 0.4% पानी है, 17.7% लोग हैं, तो कैसे सबको पूरा पानी मिलेगा। इवन यहाँ पे 0.1% को भी पूरा पानी मिल जाए अच्छे से, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि यार देखो, तुम्हें एक ये प्रिंसिपल हम बना रहे हैं, हम लोग सारे मिलके, यूनाइटेड नेशंस ने ये प्रिंसिपल बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और कहा कि आप क्या करो, सस्टेन करो एबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि आप ह्यूमन गोल्स को अचीव करो, डेवलप करो, बढ़िया है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं, जैसे कि रेन हो रही है तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन मत करो कि रेन होना ही बंद हो जाए, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग मत करो कि जो पूरा आइस कैप्स में या फिर ग्लेशियर का पानी है वो सारा पिघल के समुद्र में चला जाए, क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा है ना, और सलाइन वाटर तो हम पी नहीं सकते हैं ना, तो पीने का पानी तो चाहिए भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये सब चीजें बोली गई, क्योंकि ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, अपनी जो भी नदियां आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, ग्लेशियर से तो नदियां आ रही हैं। अब वो नदियों का पानी अगर पूरा पिघलू के समुद्र में चला जाएगा, तो हम आगे आने वाले टाइम में कैसे जिएंगे यार। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ आपको, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जब आप खुद से माइंड में सोचोगे ना, तो अपने आप जो एमसीक्यूज है ना, वो सारे आपके उड़ते जाएंगे, है ना। देखो, एक बहुत ही बढ़िया सेइंग है कि जो हमारा फ्यूचर है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड, यानी कि हमने जो है वो इनहेरिट नहीं किया है, इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर फोर फादर्स, यानी कि जो हमारे पूर्वज है ना, हमने उनसे जायदाद में हमें ये विश्व नहीं मिला है, ठीक है। ये क्या है आपका, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रंस, यानी चिल्ड्रंस तो नहीं आएगा, खैर चिल्ड्रन आएगा, ठीक है। तो ग्रामेटिकली चिल्ड्रन ही होता है। देखो, अब
क्या बोला यहाँ पे कि हमने जो ये विश्व लिया है ना, यानी कि हमारे पास जो अभी धरती है, ये हमने अपने पूर्वजों से, हमें उनकी जायदाद नहीं मिली है, ये हमने अपने बच्चों से बोरो किया हुआ है। अब सपोज करो अगर आप पानी इसी तरीके से यूज कर डालोगे अभी के अभी, तो हम बच्चों को क्या ही देंगे अपने। तो यही बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। बात समझना आप मेरी, कि आप अपनी ग्रोथ इस तरीके से करो कि कहीं आप पूरे रिसोर्सेज को अभी यूज ना कर डालो। ग्रोथ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में वो ग्रोथ जो है वो बहुत आने वाले टाइम तक टिके, डेवलपमेंट आपका आने वाले टाइम तक टिके। और दूसरी बात, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो भी बचे रहें, है ना, उनको भी आप बचा के रखो, नहीं तो पूरी धरती ही नष्ट हो जाएगी। ये बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। यूनाइटेड नेशन में इसके ऊपर बहुत सारे गोल्स पर लेके आए ये लोग आगे चल के। लेकिन अब आप समझ रहे हो डेवलपमेंट से हम कितनी आगे कहानी हमारी पहुंच चुकी है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक, ठीक है ना। अब यहाँ और देखो, देखो आप कहोगे सर ठीक है, अगर इंडिया के पास इतना कम पानी है तो और जो कंट्री है जिसके पास पानी है वो अपना चुपचाप बैठी रहे, क्या फायदा पड़ेगा, है ना। तो इसमें यूनाइटेड नेशन को आने की क्या जरूरत पड़ी। तो भाई जब पूरे ये जो संकट है ना, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, यानी कि हम जो इस इन्वायरमेंट को नष्ट कर रहे हैं ना, इसका फर्क सिर्फ एक देश पे नहीं पड़ता। अभी आपको क्या लग रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में आपका अभी जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, और बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी, और आपकी कहाँ हुई थी वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जहां तक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी। तो वो जो बुश फायर है ना, उससे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही नुकसान नहीं हुआ है उससे पूरा का पूरा नुकसान हमें भी हुआ है। अमेजोन के जो जंगल है वहां पे वो नष्ट हो रहे हैं, उनमें फायर लगाई जा रही है, तो उसका क्या सिर्फ इफेक्ट वहां पे ही पड़ रहा है, पूरी दुनिया पे उसका फर्क पड़ रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आ रही है। तो हमने इसके कई सारे अभी अल्टरनेटिव्स खोजे हैं, और इसका बहुत बड़ा कदम हम इंडिया, मतलब इंडिया कॉन्स्टेंटली जो है आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करता है, और फिर कदम भी उठा रहा है। हमने अभी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी हम लोग लेके आए, अगर आपको नहीं पता हो कौन सी, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पुराने वाहन है, BS6 वाले इंजन है, BS4 वाले इंजन है, उनको हम यहाँ पे नष्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हमारा जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सिक्योर होगा। तो ऐसे कई सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे कि हम क्या करें, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ। यानी कि ट्रांसपोर्ट करना है, व्हीकल्स यूज़ करोगे, ऑफ कोर्स सी बात है, लेकिन उन व्हीकल्स को ही आप क्या करो, इलेक्ट्रिक कर दो, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, और पॉल्यूशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपका एनवायरनमेंट सिक्योर रहेगा। तो ये डेवलपमेंट कैसा हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो समझ पाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो फैक्टर क्या है। एक तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना, लॉन्ग लास्टिंग हो। दूसरा, डेवलपमेंट आपका एनवायरनमेंट को कोई भी अफेक्ट ना करे, विदाउट अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट भी सिक्योर रहे और डेवलपमेंट भी होता रहे, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो क्या हुआ 2015 में, ये सब देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा दिखने लग गया 2015 से, तो ये यूएन की आंखें खुली और इन्होंने यहाँ पे 2015 में लॉन्च कर दिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी कि हर कंट्री को क्या करना है, ये कुछ गोल्स हैं जो अचीव करने हैं। ये क्या है, जी का मतलब गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनको अगर आप याद रखोगे तो बेटर है, नहीं भी याद रखोगे तो मैं एक बार लिस्ट लिखा देता हूँ, माइंड में बस एक बार अनकॉन्शियसली बना रहेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो पहला जो गोल है वो है नो पॉवर्टी का, ठीक है ना, यानी कि कोई भी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये सारी की सारी कंट्रीज को 2030 तक अचीव करने का टारगेट है, ठीक है। 2015 में लॉन्च किया इन 17 गोल्स को, और कहा कि हम 2015 से लेके 2030 तक इन गोल्स को अचीव कर लेंगे, ठीक है। पहला हो गया नो पॉवर्टी, दूसरा हो जाता है आपका जीरो हंगर, ठीक है। ये गोल्स हैं कुछ, अब कैसे क्या अचीव करेंगे वो तो आगे देखने वाली बात है। तीसरा है आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है ना। क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब आप समझ पाओगे, हमने जो भी डेवलपमेंट में पढ़ा है ना, वो सारी की सारी बातें इन्होंने यहाँ पे दी हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है पैसा हो, यानी कि पहली चीज़, चलो पैसा ना, आपका पॉवर्टी तो खत्म हो, लेकिन जीरो हंगर होनी चाहिए, गुड हेल्थ और वेल बीइंग होना चाहिए, फिर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन हो। अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं सोचो आपको सीधा आके लिखवाता कि एसडीजी ये होते हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आता यार, मैं आप सोचते हैं कि क्यों एजुकेशन को लेके आ रहे हो डेवलपमेंट में, है ना। तो ये सब चीज़ें अब आपके माइंड में आई होप बहुत ही क्लैरिटी से घुस पा रही होंगी। खैर, फिफ्थ नंबर पे आता है आपका जेंडर इक्वलिटी, है ना। कौन सा आता है, जेंडर इक्वलिटी। इवन अब आप खुद भी आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अब कौन सा गोल होगा, कौन सा नहीं होगा। फिर आता है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का, कि भाई क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मिल पाए सबको, सैनिटेशन, ठीक है। देन आपका 7वें नंबर पे आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये बहुत ही बड़ी बात है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि सबके पास अफोर्डेबल एनर्जी हो और कैसी हो, क्लीन एनर्जी हो। यानी कि हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कैसी है, क्लीन एनर्जी है, कोई भी इससे पॉल्यूशन नहीं होता,
ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा डिसेंट वर्क, ठीक है ना, यानी कि हर किसी के पास क्या हो, डिसेंट वर्क हो, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिकली ग्रोथ करें, और इकोनॉमिक ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब ये एसडीजीज आप अचीव कर लोगे, अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। 9th आ जाता है आपका ट्रिपल आई, ठीक है ना, इनको ट्रिपल आई बोलते हैं। आई से होता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री हो, इनोवेशन हो, इनोवेशन का मतलब आप कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों को डेवलप करो, और इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे यार क्या लिख रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लेना आप, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 10th नंबर पे आ जाओ। इसमें आपका हो जाता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है ना, कि इनइक्वालिटी क्या हो, आपकी बहुत कम हो, रिडक्शन होना चाहिए इनइक्वालिटी के बीच, इनइक्वालिटी के ऊपर। तो अब आप देख पा रहे हो जो हम एचडीआई की रिपोर्ट में देख रहे थे ना कहीं उसी कहानी को एक्सटेंड कर दिया नॉन एसडीजीज में, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अच्छा, मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना, मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो आपका भी। तो सस्टेनेबल सिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि आप अगर बात करो ना तो टाउनशिप होनी चाहिए एक तरीके से, जो सैनिटेशन है, कचरा कहाँ जाएगा, उसका प्रॉपर एक मैनेजमेंट होना चाहिए हर किसी सिटी में। आज के टाइम पे कोई भी सिटी आपकी सस्टेनेबल है नहीं, और अगर प्लान्ड सिटी की बात भी करें ना इंडिया में, तो प्लान्ड सिटी बस एक ही है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को प्लान करके बनाया गया, बाकी तो सब ऐसे ही कहीं भी बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये है। इसके बाद में यार आते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि आप जो कंजम्पशन कर रहे हो वो मतलब खाना बेकार नहीं करना चाहिए, जितना कंजम्पशन करना है उतना प्रोडक्शन करो, चीज़ें इस तरीके से मैनेज होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड पी से प्रोडक्शन है, बोल दिया है, एक बार लिख लेना खुद से। 13th नंबर पे आता है क्लाइमेट एक्शन। हम सभी को जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करनी होगी, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए उस पर एक्शंस लेने होंगे, ठीक है ना। तो अब 14th नंबर पे आता है, आपने मोदी जी को कई बार जो यूएन में भाषण देते हैं तो आपने सुना भी होगा, हम क्लाइमेट चेंज का हमें रोकना होगा, तो ये सब चीज़ें हैं। लाइफ बिलो वाटर, ठीक है ना, लाइफ बिलो वाटर। इसके बाद में आपका लाइफ बिलो वाटर का मतलब है जो भी हमारे फिशेस वगैरह हैं और जो ओशियंस की लाइफ है ना, वो भी हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि वो डिट्रियोट ना हो। अब याद रखना, जो ओशियंस में हमारी फिशेस है ना, या फिर ओशियन के नीचे जो लाइफ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ को बैलेंस करने का। तो हमें ऐसा नहीं है कि उनको भी डिप्लीट करते जाओ, उनको बिल्कुल निकाल के पूरा खत्म कर दो। आपको पता नहीं है, अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी फिशेस के ऊपर, बड़ी प्यारी डॉक्यूमेंट्री थी, कि बहुत सारे जो जहाज होते हैं वो फिशेस को एक बार में इतनी फिशेस उठा ले जाते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया जितना एरिया का पूरी फिशेस उठा लेते हैं ओशियन से। तो ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है, लेकिन आप लोग अब क्या ही देखोगे, बट वो डॉक्यूमेंट्री देख के मतलब अपने आप में बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो लाइफ ऑन लैंड, आपको जो ओशन वाली लाइफ है, लैंड के ऊपर लाइफ है, इन सभी को सुधारना है। इसके बाद में आता है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो भी शांति होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस आपके अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और जस्टिस मिलनी चाहिए। 17th नंबर पे आ जाता है आपका पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी कि जो भी ये गोल्स है ना, उनको कोई एक कंट्री अचीव करके कुछ फोड़ नहीं सकती है, सभी को साथ मिलके पार्टनरशिप करनी होगी इन गोल्स को अचीव करने के लिए। ये हैं आपके 17 गोल्स। रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज़ वो बनाएगा, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज़ बनाएगा तो वहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाओगे। सारी चीज़ें एनसीईआरटीज़ में ऑलरेडी गिवन है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बस यार एंड करते हैं फिर सेशन को यहीं पे, और आज का सेशन इतना ही रखेंगे। आपका एक चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, यहाँ से आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा लाइफ में कभी भी, अगर इस चैप्टर से आता है तो। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मैंने जो एक चैप्टर कभी पढ़ा दिया ना, वो आपका हमेशा के लिए पढ़ा दिया। और जो वो 2 इकोनॉमी के लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देख लेना, बहुत सारी क्लैरिटी आएगी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी करने से पहले, ठीक है। उसमें मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही करा दिया सेक्टर्स, ठीक है। तो वो 2 वीडियोस कर ही लेना, क्योंकि सेक्टर्स को मैं जल्दी फिर निपटा दूंगा, और फिर आपके मुश्किल से 3 ही चैप्टर रह जाएंगे इकोनॉमिक्स में, फिनिश हो जाएगा। तो आई होप 1 वीक का ही टाइम लगेगा, इसमें पूरी इकोनॉमिक्स आपकी खत्म हो जाएगी, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। जो मैं पढ़ा देता हूँ ना, वो अल्टीमेटली फिनिश हो जाता है, ठीक है। अगर आप मुझसे नहीं पढ़े हो पहले तो आपको नहीं पता होगा, बट अगर पढ़ चुके हो तो आई होप ये क्लैरिटी होगी इतनी माइंड में। तो अब इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा, और आपका जो एंगेजमेंट है ना, वो बहुत ही बेकार है यार, मतलब वीडियोस को शेयर करो, सारी चीज़ें करो अब, ठीक है। और एंड करता हूँ सेशन यहीं पे। और अल्टीमेटली ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ वगैरह अच्छे से पढ़ते रहो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर कोई इश्यू आता है तो मुझे कमेंट करना, अभी नीचे देखते हैं उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। एंड एंड करूँगा सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।